हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट मध्यकालीन भारत के इतिहास में सल्तनत काल के तुगलक वंश टॉपिक को कवर करेंगे। तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी तक रहा था और इससे पहले जो हम सल्तनत काल में जो टॉपिक कवर किए थे उसको हम एक नज़र देख लेते हैं। तो इससे पहले हम कवर किए थे, क्या कवर किए थे? खिलजी वंश। इससे खिलजी वंश के पहले कवर किए थे खिलजी वंश के सल्तनत काल में। देखिए ये आ गया सल्तनत काल, ये रहा सल्तनत काल। और इसमें हम पहले गुलाम वंश कवर किए थे। गुलाम वंश के बाद हम कवर किए थे, ये देखिए, खिलजी वंश। देखिए गुलाम वंश कब से कब तक रहा है? गुलाम वंश की जो अब स्थापना हुई है 1206 में। 1206 में इसकी स्थापना हुई और 1290 से आ गया ये खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक रहा? तो खिलजी वंश जो रहा वो 1290 से 1320। खिलजी वंश रहा 1290 से 1320। और उसके बाद जो वंश रहा है वो रहा है ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। उसके बाद आ गया ये तुगलक वंश। ये देखिए ये रहा तुगलक वंश। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं तुगलक वंश को। इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के गद्दी पर बैठता, दिल्ली के सिंहासन पर बैठता। कह रहा है कि 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके, किसको पराजित करके? खुसरो खां को पराजित करके। खुसरो खां कौन वंश का शासक था? तो ये था खिलजी वंश का। तो खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 पर ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं। किसको पराजित करके? खुसरो खां को पराजित करके। किस नाम से? तो तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को। आगे है गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। आगे देखो है गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। आपको याद होगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अमीरों की भूमि ले लिया था और उसको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था, यानी वो सब ज़मीन जो हो गया सरकार का हो गया। तो अब जो है इसने क्या करता है गयासुद्दीन तुगलक? अमीरों से जो भूमि जो अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था वो भूमि को वो पुनः लौटा देता है अमीरों को। नेक्स्ट है कि ये पूछा जा सकता है कि किसने मतलब कि सल्तनत काल के किस शासक ने जो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि ले लिया था अमीरों से, उसको किसने लौटा दिया था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने लौटा दिया। आगे है इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किस शासक ने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने। नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। ये भी कहा जा रहा है कि गयासुद्दीन संभवतः जो तुगलक सल्तनत काल में गयासुद्दीन जो था प्रथम सुल्तान था जो नहरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित गयासुद्दीन तुगलक ने, ये यहाँ देखिए, हाँ ये कह रहा है गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम से एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कहा जा रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। जो आज भी सुनते होंगे आप लोग, जो तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन, तो तुगलकाबाद आज भी है। और ये किस शैली में जो है? रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण किया। इसको रोमन शैली में निर्मित किया और यहाँ पे एक दुर्ग भी बनाया और इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गयासुद्दीन की मृत्यु
गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबने से हो गई। आगे कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो जाती है। आगे है गयासुद्दीन के बाद जूना खां, कह रहा है कि गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। अब जब गयासुद्दीन के बाद कौन बैठते हैं, अभी इसकी मृत्यु भी, ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया, इससे कैसे क्वेश्चन बना है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। तो पूछा जाता है कि कौन से ऐसे सुल्तान थे सल्तनत काल में जिनकी मृत्यु जो है, या तुगलक वंश में जिनकी मृत्यु जो है लकड़ी से बने महल से दबकर हो गई। तो ये है गयासुद्दीन तुगलक। और ये महल किसने बनाया था? जूना खां ने। जूना खां, इनके मरने के बाद जूना खां जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की सिंहासन पर बैठते हैं। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। इसमें कहा जा रहा है कि मध्यकालीन जितने सारे सुल्तान थे उसमें सबसे जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो सबसे सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति थे, लेकिन इनको किसी चीज़ में सफलता नहीं मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वो उनकी जो सनक भरी योजना है उसके कारण क्रूर होने के उनके जो कार्य होते थे वो क्रूर होते थे, मतलब जनता के सुख दुख का ख्याल उसमें नहीं रखा जाता था। लिखा भी है, दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण इनको क्या कहा गया? स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु। किसको कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो ये ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि इसको मध्यकालीन भारत में किस सुल्तान को स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु क्या कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। क्यों कहा गया? तो ये दूसरे के सुख दुख की उपेक्षा का भाव रखते थे, ध्यान नहीं देते थे। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मतलब कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं कृषि विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना करते हैं। किस विभाग की स्थापना करते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की व्यवस्था। अब देखिए, ये पूछा जाता है पेपर में, अमीर ए कोही क्या है? तो अमीर ए कोही जो है वो कृषि के विकास के लिए एक विभाग है। कृषि के विकास के लिए ये भी पूछा जाएगा, अमीर ए कोही किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। किस सुल्तान ने इसको लाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था। तो ये भी हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है ये। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। अब जैसे कि सपोज करो कि कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। ये जो पूछा जाएगा कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गए? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसका नाम क्या रखा? इसका नाम दौलताबाद रखा। नेक्स्ट है, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए। देखिए, अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये फरिश्ता लिखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा का सिक्का चलवाए थे। तो पूछा जा सकता है कि किस सुल्तान ने कांसा और तांबा का सिक्का चलवाया था, मध्यकालीन भारत में या सल्तनत काल में या तुगलक वंश में? तो ये हो जाएगा जो मोहम्मद बिन तुगलक। और ये जो चलाए थे ना कांसा और तांबा का सिक्का, ये फरिश्ता लिखते हैं कि कांसा का सिक्का चलाए थे, और बरनी लिखते हैं तांबा का सिक्का चलाए थे, तांबा के धातु का सिक्का चलाए थे। और वो क्या लिखते हैं? जिनका मूल्य चांदी के रुपये टंका के बराबर होता था। सपोज कीजिए आप किसी को तांबा देते हैं और उससे आप चांदी लेते हैं, तो आप फ़ायदे में रहिएगा और सामने वाला घाटा में रहेगा जो आपको चांदी देगा। लेकिन दोनों को वैल्यू क्या है? बराबर है। आगे चल के में भी आपका जितना चांदी का वैल्यू रहेगा उतना वैल्यू नहीं रहेगा कांसा या तांबा का। तो ये यहाँ देखिए मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, चांदी और कांसा को दोनों को बराबर, मतलब जितना वैल्यू होता है चांदी का
उतना ही वैल्यू होता है कासा का, जिससे इनकी ये भी योजना असफल हो जाती है। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी और इसी कारण से एडवर्ड थॉमस जो हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। तो पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी, तो एडवर्ड थॉमस ने। क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है कि सल्तनत काल में किस सुल्तान को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा गया है। नेक्स्ट है अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता। अफ्रीका के जो यात्री थे इब्न बतूता, ये कहाँ के थे? मोरक्को के थे। तो लिखा गया है अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में सुल्तान ने इसे अपना राजदूत के रूप में चीन भेजा। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि तुगलक वंश में जो है किस सुल्तान ने अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को जो है अपना राजदूत बना करके चीन भेजा था, तो ये हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। चाहे इससे दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन रह सकता है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता को कहाँ अपना राजदूत बना के कहाँ भेजा था, तो चीन भेजा था। ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है। और ये भी रह सकता है कि इब्न बतूता कब आया था भारत, तो 1333 ईस्वी में भारत आया था। ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। इब्न बतूता कहाँ का है, तो ये मोरक्को का है। मोरक्को एक देश है। ये किस कॉन्टिनेंट में है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। आगे है कि इब्न बतूता की पुस्तक रेहला, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। रेहला किसके द्वारा लिखी गई है, तो रेहला जो लिखी गई है वो इब्न बतूता के द्वारा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की व्यवस्था यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था में के बारे में लिखा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इब्न बतूता की पुस्तक जो रेहला है, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किसके समय की घटनाओं का वर्णन है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभासूर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था, तो क्वेश्चन बन सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस साधु के साथ विचार विमर्श किया था, तो जिन प्रभासूर जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। और किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय का इतिहास का वर्णन है, तो ये हो जाएगा रेहला। किसमें? रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय के इतिहास का वर्णन है। उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी, डाक चौकियाँ कैसा था, डाक व्यवस्था कैसा था, गुप्तचर व्यवस्था कैसा था, ये सब उसमें लिखा हुआ रेहला में। किस समय की? मोहम्मद बिन तुगलक के समय की। नेक्स्ट है मोहम्मद तुगलक। आगे है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 20 मार्च 1351 में। कहाँ पे होती है? तो सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हरिहर और बुक्का किसके समकालीन थे, सल्तनत काल में किस शासक के समकालीन थे? दे देगा उसमें अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे हरिहर एवं बुक्का। और ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जिस समय नॉर्थ में यानी कि उत्तर भारत में, जैसे ये देखिए ये उत्तर भारत है और यहाँ इधर जो बनाएंगे ये साउथ इंडिया है, तो पूछेगा क्वेश्चन कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जिस समय उत्तर भारत में जो है मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था, उसमें दक्षिण भारत में कौन से राजा आ रहे थे? तो वह हरिहर एवं बुक्का नामक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कौन करता है? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने। कब करता है? 1347 ईस्वी में। कहाँ करता है तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना? तो महाराष्ट्र में।
1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मतलब कह रहा है कि पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि कौन लिखता है कि अंततः किस सुल्तान के मरने पे कौन सा लेखक ऐसा लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो ऐसा बदायूं लिखता है किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। क्यों लिखता है ऐसा? क्योंकि वो ऐसी योजनाएं लाता था जिनसे जनता की परेशानी बढ़ जाती थी, उससे जनता को कोई फ़ायदा नहीं होता था। वो जनता के सुख दुख का ख्याल वो उस योजनाओं में नहीं रख पाता था। तो इसीलिए इतिहासकार बदायूं ने लिखा है, क्योंकि जनता उससे परेशान थे, इसलिए ऐसा लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। ये भी पूछा जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक किसके शिष्य थे? शेख अलाउद्दीन के शिष्य थे। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा दिल्ली का शासक था या सल्तनत काल का ऐसा कौन सा शासक था जो सबसे पहला शासक कौन था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे गए और अजमेर में क्या है? अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे पर गए। तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुदन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनाए। तो ये भी क्वेश्चन रह सकता है कि कौन से ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने ये निजामुद्दीन औलिया और सुल्तान निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुदन में शेख मुल्तान आदि के संतों पर कब्र बनाते हैं। तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे देखिए है कि बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया और मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुदन में शेख मुल्तान आदि संतों के कब्र पे क्या बनाते हैं? आदि संतों की कब्र पे मकबरे बनाते हैं। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ और जब इनकी ठट्टा जाते समय मृत्यु हो जाती है तो यहीं पर फिरोज तुगलक की राज्याभिषेक होता है 20 मार्च 1351 को। दिल्ली के अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सल्तनत काल में किस सुल्तान को कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी जाती है? तो ये थे फिरोज तुगलक। और फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक कब होता है? ये होता है पुनः फिरोज राज्याभिषेक पहले तो होता है 20 मार्च 1351 को और पुनः जो होता है अगस्त 1351 को इनका पुनः राज्याभिषेक होता है और इनको उपाधि मिलती है कासिम अमीर उल मोमिन। नेक्स्ट है कि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपनी शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, जिसको लगान कहते थे, खम्स, युद्ध में लूट के माल, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। यानी कि कह रहा है कि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर देता है, जिसमें केवल 4 कर में कौन कौन होता है? खराज, जिसको लगान कहते हैं, खुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया और ज़कात वसूल करने का आदेश दिया। नेक्स्ट है कि फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। तो पूछा जा सकता है कि फिरोज तुगलक जो है कौन सा ऐसा पहला शासक था जो ब्राह्मणों पर जजिया लागू कर दिया था? तो ये था फिरोज तुगलक। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ब्राह्मणों पर जजिया लागू कर दिया था फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग होता था। मतलब कि जो उपज का 1/10 भाग होता था तो मतलब टोटल का 10वां भाग,
तो फिरोज़ तुगलक ने एक ये सिंचाई कर लेता था, जितना सिंचाई होता था उसका 10वां भाग ये टैक्स लेता था। फिरोज़ ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्तनत काल में कौन ऐसे शासक थे जो बड़े बड़े नहरों का निर्माण करवाए हैं, तो ये है फिरोज़ तुगलक। आगे है, फिरोज़ तुगलक ने 300 नए शहरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। मतलब कह रहा है कि फिरोज़ तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना करते हैं। कितने नगरों की स्थापना करते हैं? 300। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिजनाबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। कह रहा है कि इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? फिरोज़ तुगलक के शासनकाल में खिजनाबाद यानी टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को ला करके दिल्ली में स्थापित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सल्तनत काल के किस सुल्तान के समय जो है 2 ये फिरोजपुर नगरों की स्थापना की। इधर गया, 2 स्तंभ को दिल्ली में लाया, दिल्ली अशोक स्तंभ को दिल्ली में लाकर स्थापित किया। यहाँ पे देखिए, फिरोज़ तुगलक के शासनकाल में खिजनाबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। किसके काल में? तो फिरोज़ तुगलक के काल में। फिरोज़ तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। तो ये भी पूछा जा सकता है कितने नए नगरों की स्थापना की? 300। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर ये सब प्रमुख है। नेक्स्ट है कि सुल्तान फिरोज़ तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना की। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि दीवान-ए-खैरात किसने विभाग बनाया था? दीवान-ए-खैरात विभाग किसने बनाया था? तो फिरोज़ तुगलक ने बनाया था। ये किसका हेल्प करता था? तो अनाथ मुस्लिम महिलाओं को, विधवा एवं लड़कियों की सहायता के लिए। सल्तनत सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज़ तुगलक के समय थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है या आया हुआ है कि किस सुल्तान के समय सबसे अधिक दासों की, सबसे ज़्यादा दास की संख्या थी? तो ये था फिरोज़ तुगलक के शासनकाल में। उस समय के दास ये नहीं होते थे कि उनको एकदम नौकर बना के रखा, उनको अच्छी फैसिलिटी नहीं होती थी, नहीं। वो जो दास होते थे बहुत बलवान होते थे, वो लड़ने में माहिर होते थे और उनके पास क्वालिटी होता था, उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती थी। सिर्फ दास उनको इसलिए कहा जाता था कि उनकी क्वालिटी की वजह से उनको ख़रीदा जाता था। उनके पास शक्ति बलवान होते थे वो, और उनको ख़रीदा जाता था, इसलिए उनको दास कहा जाता था। बाकी उनको, उस दास को समान लोगों से ज़्यादा फैसिलिटी होती थी। नेक्स्ट है, दासों की देखभाल के लिए फिरोज़ ने एक नए विभाग दीवान-ए-बंदगान की स्थापना की। अब ये इन्होंने ना जो है एक विभाग भी बना देते हैं दासों की देखभाल के लिए, दीवान-ए-बंदगान। तो पूछा जाता है या पूछा भी हुआ, दीवान-ए-बंदगान किससे संबंधित है? तो ये दास विभाग है दीवान-ए-बंदगान, और किसके समय में लाया गया था? तो ये फिरोज़ तुगलक के समय लाया गया था। नेक्स्ट है, इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इतना ही नहीं, फिरोज़ तुगलक जो है सैन्य पदों को क्या करते हैं? वंशानुगत बना देते हैं। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोज़शाही की रचना की। तो ये पूछा जाएगा, फतुहात-ए-फिरोज़शाही किसकी रचना है? तो ये फिरोज़ तुगलक की रचना है। फिरोज़ तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स-ए-सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। फिरोज़ तुगलक ने किसको अपना संरक्षण प्रदान करता है? तो जियाउद्दीन बर्नी और शम्स-ए-सिराज को अपना संरक्षण प्रदान करता है। और इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय में लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायत-ए-फिरोज़शाही नाम से अनुवाद करवाया। नेक्स्ट है कि फिरोज़ तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के एक पुस्तकालय में 1300 ग्रंथ लूटा गया था, जिसको कुछ को फारसी में किसके द्वारा? अपाउद्दीन के द्वारा ट्रांसलेट करवाया जाता है, और उसका नाम रखा जाता है दलायत-ए-फिरोज़शाही। जो 1300 ग्रंथ लूटा गया था उसका फारसी में अनुवाद करवाया जाता है, और उसका नाम रखा जाता है दलायत-ए-फिरोज़शाही। और उसका अनुवाद कौन करता है? तो अपाउद्दीन उसका अनुवाद करता है।
आगे है, फिरोज तुगलक चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी किए, जिसे अद्दा एवं बिक कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि सल्तनत काल में अद्दा और बिक से आप क्या समझते हैं, क्या है ये। तो उसमें कुछ कुछ ऑप्शन दे देगा। अगर ऐसा रहे ऑप्शन, ये जो है चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के की संख्या से संबंधित है, तो ये सही हो जाएगा। अद्दा और गिद्ध चांदी और तांबे से निर्मित मिश्रण से निर्मित सिक्के हैं। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हो गई? सितंबर 1388 में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फिरोज काल में जो मस्जिद निर्मित है खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा, इसकी जो है इसकी तुलना किससे की जाती है? तो जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से खान ए जहां तेलंगाना की तुलना की जाती है। और इसको किस काल में बना है? तो फिरोज के काल में बना, ये इसको फिरोज के काल में बनाया गया है, फिरोज तुगलक के काल में। आगे है कि सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ये फिरोज तुगलक ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट है कि इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया, और ऐसा कहा जाता है इनका शासन इतना छोटा हो गया था कि दिल्ली से पालम तक ही इनका शासन रह गया था। किसका? ये नसरुद्दीन महमूद तुगलक का। तुगलक वंश का अंतिम शासक थे ये। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया, और सुल्तान तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में 1398 में दिल्ली पर शासन करता है। आगे है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब जो है ना दिल्ली का राजा कमज़ोर हो चुका है, तो इसलिए ये जो है तैमूर लंग आक्रमण करते हैं। नसरुद्दीन के समय में मलिक कुसर्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरबर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि नसरुद्दीन के समय में से ही मलिक कुसर्क जो है वो पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरबर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कहाँ करते हैं? जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे वो है सैयद वंश। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है, ये देखिए, ये सैयद वंश रहा। सैयद वंश को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इससे पहले हमने ये कवर कर लिए। अब देखिए, ये जो हम अभी क्या कहे थे, अभी हम कवर किए थे तुगलक वंश। किधर गया? ये सैयद वंश, ये रहा, देखिए ये तुगलक वंश, ये आ गया। एक मिनट, ये देखिए, ये तुगलक वंश रहा, ये तुगलक वंश रहा, इसको हमने कवर कर लिए। अब एक इसके बॉक्स में जो दिया है ना, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं बॉक्स वाले, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होते हैं, बॉक्स से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327 तक चला। राजधानी परिवर्तन, इसने सोचा था राजधानी परिवर्तन कर देंगे 1326 से 1327 में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये जो वो हुआ था 1329 से 30 में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329-30 में हो चुका था। खुरासान एवं कराचिल की अभियान भी एक तरह से हो चुकी है। तो ये सब रहा कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं। और नेक्स्ट और कोई बॉक्स में नहीं है, और कोई बॉक्स में नहीं है। तो देखिए, हमने बॉक्स वाला देख लिया। अब हम तुगलक वंश के बाद कवर करेंगे सैयद वंश। तो ये देखिए, तुगलक वंश के बाद हम सैयद वंश कवर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।